कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट करते वक्त हमारा सुपरवाइजर हमें सबसे पहले उस टॉपिक से मुतल्लिका लिटरेचर रिव्यू करने के लिए कहता है। इसके अलावा सोशल साइंसेज में सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डिफरेंट एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही होता है। आज इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू क्या है, उसके डिफरेंट गोल्स कौन कौन से हैं, लिटरेचर रिव्यू की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू कैसे कंडक्ट किया जा सकता है, साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या है, रिसर्च फ्रॉड क्या है और सोशल साइंसेज में एथिकल प्रिंसिपल्स जैसे कि इनोनिमिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट और वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, ये सब क्या हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो सोशियोलॉजिस्ट, दिस इज मोहम्मद अकरम। आज हम न्यूमैन की बुक सोशल रिसर्च मेथड्स का 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाउ टू रिव्यू द लिटरेचर एंड कंडक्ट एथिकल स्टडीज। इस चैप्टर को ऑथर ने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहला सेक्शन जो है वो लिटरेचर रिव्यू से डील करता है, दूसरा सेक्शन जो है वो एथिकल प्रिंसिपल्स से डील करता है। जैसा कि हम लोग पिछले 4 चैप्टर्स में ये चीज सीख चुके हैं कि कोई भी रिसर्च स्टडी को स्टार्ट करते वक्त हमारा सबसे पहला टास्क होता है उसको नैरो करना। किसी भी रिसर्च क्वेश्चन को जो बहुत ब्रॉड है उसको नैरो करना जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। इसीलिए मोर एक्यूरेट एंड टू द पॉइंट लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करने के लिए हमें कोई भी ब्रॉड रिसर्च टॉपिक को जो है वो स्पेसिफिक करना ही होगा। इसके अलावा लिटरेचर रिव्यू भी हमारी हेल्प करता है किसी भी ब्रॉड टॉपिक को नैरो करने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे लिटरेचर रिव्यू की। लिटरेचर रिव्यू का बुनियादी मकसद है किसी भी रिसर्च टॉपिक या रिसर्च क्वेश्चन पर पहले से मौजूद नॉलेज को इकट्ठा करना। अब ये पहले से मौजूद नॉलेज क्यों इकट्ठा किया जाता है? इसकी बेसिक रीजन ये है कि उस नॉलेज को इकट्ठा करने के बाद हमें पता चल सके कि पहले क्या काम हो चुका है और हमारी रिसर्च में गैप कहाँ पर है। मतलब ये कि पहले क्या क्या जो रिसर्चर्स हैं कर चुके हैं और कहाँ पर एक रिसर्च गैप मौजूद है या कहाँ पर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा एक बहुत फेमस कहावत है कि डोंट वेस्ट टाइम री इन्वेंटिंग द व्हील। मतलब ये कि लिटरेचर रिव्यू का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये अपने रिसर्च टॉपिक पर या किसी भी रिसर्च एरिया पर पहले से हुए सारे रिसर्च वर्क के बारे में बताता है और हमें हेल्प करता है कि हम री इन्वेंट ना करें उन चीज़ों को जो पहले से ही हो चुकी हैं, बल्कि या तो उन चीज़ों के दरमियान गैप को फाइंड आउट करें या फिर हो सकता है कि आपकी स्टडीज जो हैं वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पहले से हुए फिनोमिनन को रिकन्फर्म करें, या आपकी स्टडी जो है वो कोई नई मेथडोलॉजी यूज करके उन कंक्लूजन्स तक पहुंचे और एक नई मेथडोलॉजी इन्वेंट कर दे उस स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक के लिए। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो हमें पहले से हुए किसी भी रिसर्च टॉपिक पर डिटेल्ड वर्क या डिटेल्ड नॉलेज की जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लिटरेचर रिव्यू जो है वो साइंटिफिक कम्युनिटी के बेसिक प्रिंसिपल यूनिवर्सलिज्म को फॉलो करता है और बिलीव करता है कि साइंटिफिक रिसर्च जो है वो एक कलेक्टिव एफर्ट है, यानी कि सब रिसर्चर्स मिलकर सोशल वर्ल्ड के मुतालिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में अपना रोल प्ले करेंगे। अगर आप किसी ब्रॉड रिसर्च क्वेश्चन पर लिटरेचर रिव्यू करना चाहते हैं तो इसको ईयर्स लग सकते हैं, और वहीं आप किसी नैरोली फोकस्ड टॉपिक पर रिव्यू करना चाहते हैं तो वो वीक्स में भी हो सकता है। यहाँ तक हमने ये समझा कि लिटरेचर रिव्यू हमें किसी भी रिसर्च टॉपिक या रिसर्च एरिया पर पहले से मौजूद नॉलेज को एक्सप्लेन करता है ताकि हम उस नॉलेज में कुछ नया ऐड करें या इन्वेंट करें या उस नॉलेज में मौजूद गैप को फाइंड आउट करें। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली हमारी हेल्प करता है कि हमारे रिसर्च टॉपिक या एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ये पहले से ही इन्वेंट हो चुका है, तो या तो हमें उस लिटरेचर के दरमियान गैप को फाइंड आउट करना है या फिर कुछ नया इन्वेंट करना है। अब हम बात करेंगे लिटरेचर रिव्यू के गोल्स की। तो जैसा कि पहले ही बात हो चुकी है कि लिटरेचर रिव्यू का पहला गोल ये है कि वो आपको फेमिलियरिटी प्रोवाइड करता है आपके स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन से मुतल्लिक, और एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करता है कि हाँ, आपने अपना रिसर्च टॉपिक या रिसर्च क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ जाना है और आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मेजर इश्यूज
उसका बैकग्राउंड और उससे मुतालिक बेसिक इंफॉर्मेशन रखते हो। दूसरे नंबर पर लिटरेचर रिव्यू आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हुई पहली रिसर्चेस का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है और आपको करंट प्रोजेक्ट में मदद करता है कि कैसे आप प्रीवियस रिसर्चेस और प्रेजेंट अपने वर्क को लिंक कर सकें, यानी कि आप बता सकें कि क्या रेलेवेंस है या क्या कनेक्शन है प्रीवियस नॉलेज का आपके टॉपिक से मुतालिक और आपकी प्रेजेंट स्टडी का। तीसरे नंबर पर एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मुतालिक तमाम स्टडीज को समराइज करता है, इंटीग्रेट करता है और बताता है कि पहले जो रिसर्चेज हुई थी उनमें से कौन कौन सी रिसर्चेज किन टॉपिक्स पर एग्री करती है और किन वेरिएबल्स या टॉपिक्स पर डिसएग्री करती है आपके रिसर्च क्वेश्चन से मुतालिक। यानी कि बेसिकली एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू जो है वो प्रीवियस स्टडीज को सिंथेसाइज करेगा, समराइज करेगा और बताएगा कि पहले कौन कौन सी रिसर्चेज हो चुकी हैं इस टॉपिक पर और कहाँ कौन से रिसर्चेज एग्री कर रहे हैं और कहाँ डिसएग्री कर रहे हैं और कहाँ पर कोई गैप मौजूद है रिसर्च टॉपिक से मुतालिक। ऑफ कोर्स लिटरेचर रिव्यू हमें साइंटिफिक कम्युनिटी के नाम यूनिवर्सलिज्म को फॉलो करने के साथ साथ स्टिम्युलेट करता है कि हम दूसरों से सीखें भी और इसके अलावा नए आइडियाज को भी जनरेट करें। अब हम बात करेंगे 6 टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू की। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे एमफिल एंट्रेंस टेस्ट में इंटरव्यू पैनल ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि लिटरेचर रिव्यू की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट रिव्यू की। कॉन्टेक्स्ट रिव्यू जो है वो लिंक करता है कोई भी आपकी स्पेसिफिक स्टडी को लार्जर बॉडी ऑफ नॉलेज से। मतलब ये कि जब आप कोई भी इंट्रोडक्शन या कोई रिपोर्ट वगैरह स्टार्ट कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग पर आप ब्रॉडर बॉडी ऑफ नॉलेज से स्टार्ट करते हैं और फिर अपने स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट की तरफ आते हैं। तो ये बेसिकली एक कॉन्टेक्स्ट रिव्यू होता है जिसमें हम एक ब्रॉडर बॉडी ऑफ नॉलेज से स्टार्ट करते हैं और अपने स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। दूसरे नंबर पर है हिस्टोरिकल रिव्यू। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, इसमें हम हिस्ट्री में या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रेस करते हैं किसी भी रिसर्च टॉपिक के ओरिजिन को या उससे मुतल्लिक इंफॉर्मेशन को। यानी कि हम कोई भी रिसर्च टॉपिक या कोई भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट या इशू को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रेस करते हैं हिस्ट्री में कि डिफरेंट एरियाज में ये टॉपिक या ये फिनोमिनन कैसे वर्क कर रहा था। तीसरे नंबर पर है इंटीग्रेटिव रिव्यू। इंटीग्रेटिव रिव्यू में बेसिकली हम अपने रिसर्च टॉपिक या एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको समराइज करते हैं या उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और हाईलाइट करते हैं कि कौन से रिसर्चर इस टॉपिक में मौजूद किस वेरिएबल या किस पैरामीटर से एग्री करते थे और किससे डिसएग्री करते थे। मतलब ये कि इंटीग्रेटिव रिव्यू जो होता है वो बेसिकली किसी भी रिसर्च एरिया से या रिसर्च टॉपिक से मुतालिक अभी तक मौजूद नॉलेज को जो है वो समराइज करता है, एक्सप्लेन करता है कि कैसे कुछ रिसर्चर्स जो हैं वो एग्री कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स से मुतालिक। इस रिसर्च क्वेश्चन के सब पॉइंट्स जो हैं उनसे कुछ रिसर्चर्स एग्री कर रहे हैं और कौन से रिसर्चर्स जो हैं वो किन पॉइंट्स से डिसएग्री कर रहे हैं। अक्सर रिसर्चर्स इंटीग्रेटिव रिव्यू को पब्लिश करते हैं हेल्प करने के लिए डिफरेंट रिसर्चर्स को जो किसी भी रिसर्च एरिया में वर्क कर रहे हैं, ताकि जो रिसर्चर्स उस एरिया ऑफ स्टडी में वर्क कर रहे हैं उनके पास समराइज्ड या फिर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज हो अपने टॉपिक के मुतालिक। उनको पता हो कि कौन से ऑथर किन पॉइंट्स पर एग्री कर रहे हैं, किन पॉइंट्स पर डिसएग्री कर रहे हैं, क्या इस रिसर्च एरिया के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, कहाँ लिटरेचर गैप है। इन तमाम बातों के मुतालिक इंटीग्रेटिव रिव्यू आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फोर्थ इज मेथोडोलॉजिकल रिव्यू। मेथोडोलॉजिकल रिव्यू जैसा कि नाम से ही जाहिर है आपके किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में यूज हुए मेथड्स को कंपेयर करता है और एवेल्युएट करता है कि इन मेथड्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या क्या हैं। मतलब ये कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट या रिसर्च क्वेश्चन में अगर हम रिसर्च डिजाइन चेंज कर दें, मेजर्स को चेंज कर दें या सैंपल की तादाद को चेंज कर दें तो कैसे रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट आएंगे। लेट्स सपोज कि आप वर्क कर रहे हैं पॉवर्टी पर, तो कैसे आपका रिसर्च डिजाइन जो है वो पॉवर्टी से मुतालिक रिजल्ट्स को चेंज कर सकता है। कैसे आप जो मेजरमेंट्स ले रहे हैं इधर के वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं या फिर आपने क्वेश्चनेयर बनाया है वो कैसे इफेक्ट कर सकता है आपके रिजल्ट्स को। कैसे जो आपने सैंपल चूज किया हुआ है कम है या ज्यादा है या कौन से लोग हैं
वो इफेक्ट कर सकते हैं आपके रिसर्च के रिजल्ट्स को। तो इन सब चीजों से डील करता है मेथोडोलॉजिकल रिव्यू। नेक्स्ट इज सेल्फ स्टडी रिव्यू। सेल्फ स्टडी रिव्यू एक्सप्लेन करता है आपकी फेमिलियरिटी को किसी भी रिसर्च एरिया या टॉपिक से मुतालिक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको रिसर्च से मुतालिक यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये मेरी फेमिलियरिटी है, या सेल्फ स्टडी रिव्यू है सोशल रिसर्च से मुतालिक। एंड द लास्ट इज थ्योरेटिकल रिव्यू। थ्योरेटिकल रिव्यू में जो आपके रिसर्च टॉपिक से मुतालिक ऑथर जो है वो सेवरल थेरीज या कॉन्सेप्ट्स को एवेल्युएट करता है या कंपेयर करता है उनकी अजम्पशंस की बेस पर और उनकी लॉजिकल कंसिस्टेंसी की बेस पर या उनके स्कोप ऑफ एक्सप्लेनेशन की बेस पर। मतलब ये कि आपके स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन से मुतालिक डिफरेंट थेरीज या कॉन्सेप्ट्स को एवेल्युएट किया जाता है और उनको कंपेयर किया जाता है कि इनकी अजम्पशंस डिफरेंट थेरीज की क्या हैं, इनकी लॉजिकल कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा है या फिर इनकी एक्सप्लेनेशन का स्कोप कितना ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को जो थ्योरेटिकल रिव्यू है इसमें एवेल्युएट किया जाता है, ये कंपेयर किया जाता है। इन अदर वर्ड्स थ्योरेटिकल रिव्यू जो है वो आपके रिसर्च क्वेश्चन से मुतल्लिक थेरीज को एवेल्युएट या कंपेयर करने का नाम है, उनकी अजम्पशंस या लॉजिकल कंसिस्टेंसी या स्कोप ऑफ एक्सप्लेनेशन की बेस पर। नेक्स्ट इज लिटरेचर मेटा एनालिसिस। तो मेटा एनालिसिस बेसिकली नाम है आपके किसी स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक में हुई डिफरेंट स्टडीज को कलेक्ट करने के बाद, उनको ऑर्गेनाइज करने के बाद डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करके किसी कॉमन फाइंडिंग्स पर अराइव करने का। इन अदर वर्ड्स मेटा एनालिसिस में आपके रिसर्च टॉपिक से मुतल्लिक या कोई लिटरेचर रिव्यू से मुतल्लिक डाटा कलेक्ट किया जाता है बहुत ज़्यादा स्टडीज़ का, और उन स्टडीज़ को ऑर्गेनाइज करने के बाद डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं और उन स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद जो कॉमन रिजल्ट्स आए उन तमाम स्टडीज से वो फाइंड आउट किए जाते हैं। तो मेटा जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टडीज़ का एनालिसिस करना, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टडीज़ का एनालिसिस किया जाता है और उन तमाम स्टडीज़ में जो कॉमन चीज़ें पाई जाती हैं उनको कंसीडर किया जाता है मेटा एनालिसिस में। मेटा एनालिसिस के 5 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम बेसिकली डिफरेंट स्टडीज़ को लोकेट करते हैं, डिफरेंट स्टडीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं अपने स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक से मुतालिक। दूसरे नंबर पर हम एक क्राइटेरिया डेवलप करते हैं कि ये स्पेसिफिक स्टडीज जो है ये पार्ट बन सकती हैं हमारी रिसर्च का या मेटा एनालिसिस का। मतलब ये कि हम कोई क्राइटेरिया सेट करते हैं कि अगर ये चीजें स्टडी में पाई जाएंगी तो इसे हम मेटा एनालिसिस में शामिल करेंगे। तीसरे नंबर पर हम आइडेंटिफाई करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को जो हमें चाहिए होती है या जिसका क्राइटेरिया हमने सेट किया होता है। चौथे नंबर पर हम उसे सिंथेसाइज करते हैं और एनालिसिस करते हैं उस सारी ब्रॉड इंफॉर्मेशन का जो हमने डिफरेंट आर्टिकल्स या डिफरेंट स्टडीज से गेन की है। एंड फाइनली डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करके हम एक कॉमन कंक्लूजन या समरी ड्रा करते हैं उन तमाम स्टडीज से मुतल्लिक। अब हम बात करेंगे वेयर टू फाइंड रिसर्च लिटरेचर। अक्सर स्टूडेंट रिसर्च लिटरेचर फाइंड आउट करने के लिए मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, मीडिया, इंटरनेट और इस तरह की चीज़ों पर रिलाय करते हैं, जो कि नॉन प्रोफेशनल वे है रिसर्च लिटरेचर कंडक्ट करने का। रिसर्च लिटरेचर फाइंड आउट करने के लिए हम बुक्स, स्कॉलरली जर्नल आर्टिकल्स, डिसर्टेशंस, गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स एंड पॉलिसी रिपोर्ट्स पर रिलाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च बुक्स के बारे में। रिसर्च बुक्स को मोनोग्राफ्स भी कहते हैं। मोनोग्राफ से मुराद है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक रिसर्च एरिया या रिसर्च टॉपिक के मुतालिक। तो सोशल रिसर्च या सोशल वर्ल्ड से मुतल्लिक नॉलेज गेन करने के लिए हम इस पर रिलाय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये जानना होगा कि उस ऑथर का जिसने ये बुक लिखी है इस बुक को लिखने के पीछे मोटिव क्या है। मोनोग्राफ्स कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक से मुतल्लिक बुक्स हो सकती हैं, पेपर्स हो सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स को ओरिजिनल रिपोर्ट्स भी कहा जाता है किसी भी फील्ड ऑफ इंक्वायरी में नॉलेज से मुतल्लिक, यानी कि आर्टिकल्स जो हैं ये ओरिजिनल सोर्स होते हैं नॉलेज का किसी भी फील्ड ऑफ इंक्वायरी से मुतल्लिक। नेक्स्ट इज पॉलिसी रिव्यू। तो पॉलिसी रिव्यू कवर करता है लॉ इन्फोर्समेंट, क्रिमिनल जस्टिस, डिफेंस, मिलिट्री, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंटल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस को। मतलब ये कि पॉलिसी रिव्यू जो है इन तमाम टॉपिक्स को कवर करता है और नई पॉलिसी डेवलप करने में काफी रोल प्ले करता है। इसी तरह डिफरेंट आर्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट ऑथर्स या रिसर्चर्स की ओपिनियन या जजमेंट्स पर भी मुश्तमिल होते हैं। इसीलिए जब भी हम लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करें
तो हमें पता होना चाहिए कि ओरिजिनल आर्टिकल्स कौन से हैं और ये ओपिनियन और जजमेंट्स वाले आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। जो ओरिजिनल आर्टिकल्स हैं वो ही हम यूज कर सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट, सर्वे डाटा या फील्ड रिसर्च के लिए एज अ लिटरेचर रिव्यू, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड सोर्स होते हैं किसी भी एरिया ऑफ इंक्वायरी से मुतल्लिक। अब हम बात करेंगे स्कॉलरली जर्नल्स के बारे में। स्कॉलरली जर्नल्स को प्राइमरी सोर्स भी कहा जाता है लिटरेचर रिव्यू को यूज करने का, यानी कि ये जो स्कॉलरली जर्नल्स हैं ये हार्ट होते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी की कम्युनिकेशन सिस्टम का। इन अदर वर्ड्स ये वो प्राइमरी सोर्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं नॉलेज को कम्युनिकेट करने में या नॉलेज को एक्सपैंड करने में। अगर हम सोशल साइंसेज के स्कॉलरली जर्नल्स की बात करें तो जो प्रेस्टिजियस जर्नल होते हैं जो कि काफी रिस्पेक्ट रखते हैं, वहां पर जब आप कोई भी अपना रिसर्च आर्टिकल सेंड करते हैं पब्लिकेशन के लिए तो उसकी सिलेक्शन के सिर्फ 10% चांसेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल साइंसेज में अमूमन लो क्वालिटी की रिसर्च या स्टडीज प्रोड्यूस की जा रही हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि सोशल साइंसेज में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है नेचुरल साइंसेज के मुकाबले में। रिसेंटली बहुत से इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स भी इस्टेब्लिश हुए हैं जो कि आपको इंटरनेट के जरिए जर्नल्स प्रोवाइड करते हैं। इनको ई जर्नल्स भी कहा जाता है, जैसे कि सोशियोलॉजिकल रिसर्च ऑनलाइन एंड करंट रिसर्च इन सोशल साइकोलॉजी एंड जर्नल ऑफ वर्ल्ड सिस्टम रिसर्च इसकी एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करेंगे साइटेशन की। मतलब ये कि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं तो उस रिसर्च आर्टिकल में जो स्कॉलरली पब्लिकेशन है उसकी लोकेशन या उसकी डिटेल्स को कैसे प्रोवाइड करें। मतलब ये कि अगर हम कोई प्रीवियस स्टडी की किसी बात को एलैबोरेट कर रहे हैं तो उस स्टडी के ऑथर, उसके ईयर ऑफ पब्लिकेशन या उसने वो स्टडी जिस जर्नल में पब्लिश की है उसकी डिटेल्स कैसे प्रोवाइड करें। इसे कहते हैं साइटेशन। ये लोगों को हेल्प करता है कि वो क्विकली फाइंड कर सकें कि आपने जो रेफरेंस दिया है या जो आपने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है वो किस आथर की है और किस जर्नल में है और वो जर्नल किस ईयर में पब्लिश हुआ था। इन सब डिटेल्स को ऑथर क्विकली फाइंड आउट कर सकें। यहाँ मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि हर जर्नल का अपना वे ऑफ साइटेशन होता है। हर जर्नल ने कुछ रूल्स सेट किए हुए होते हैं और आपने अपनी पब्लिकेशन को उन रूल्स के मुताबिक साइट करना होता है। जैसा कि साइटेशन में वाजे होता है कि सबसे पहले आपको ऑथर का नाम लिखना है, उसके बाद आपको वो ईयर लिखना है जिसमें वो पब्लिकेशन पब्लिश हुई, उसके बाद आपको आर्टिकल का नाम लिखना है, आपके टॉपिक का नाम लिखना है, उसके बाद आपको उस जर्नल का नाम लिखना है जिसमें वो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसके बाद आपको वॉल्यूम नंबर लिखना है। वॉल्यूम नंबर से मुराद अमूमन ये होता है कि उस स्पेसिफिक जर्नल को पब्लिकेशंस करते हुए इतने ईयर्स हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्पेसिफिक जर्नल को पब्लिकेशंस करते हुए 87 ईयर्स हो गए हैं। अमूमन वॉल्यूम नंबर से मुराद ये होता है। उसके बाद आपको इशू नंबर लिखना है। इशू से मुराद उस स्पेसिफिक ईयर में नंबर ऑफ पब्लिकेशंस हैं, यानी कि 87th ईयर में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हो रहा है। उसके बाद आपको पेज नंबर लिखना है कि ये आर्टिकल 19 से लेकर 35 पेज तक जाता है। अभी तक हमने बात की कि जब आप कोई आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे तो उसके लास्ट पर कैसे रेफरेंसेस देंगे। अब हम बात करेंगे इंटरनल साइटेशन फॉर्मेट की। मतलब ये कि जब आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो लिखते वक्त उस आर्टिकल के पैराग्राफ्स के दरमियान आप साइटेशन कैसे देंगे। तो अगर तो आप जिस सेंटेंस या पैराग्राफ के लिए साइटेशन दे रहे हैं वो किसी एक ऑथर ने लिखा है तो वो साइटेशन कुछ इस तरह होगी, यानी कि सबसे पहले ऑथर का नाम लिखेंगे और उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे। मैं यहाँ पर फिर क्लियर कर दूं कि ये साइटेशन जो है ये अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के 4th एडिशन के मुताबिक है। डिफरेंट जर्नल्स डिफरेंट एसोसिएशंस के फॉर्मेट्स को फॉलो करते हैं। कुछ अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन को फॉलो करते हैं तो कुछ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को। अब हम बात करेंगे अगर दो ऑथर्स हो तो इस तरह साइटेशन देंगे। दोनों ऑथर्स के आप लास्ट नेम लिखेंगे और दरमियान में एंड लिखेंगे, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे। अगर हमने 3 ऑथर्स को साइट करना है तो उसके लिए सबसे पहली बार जब साइटेशन करेंगे एक आर्टिकल में तो पहले ऑथर का नाम, फिर कोमा, दूसरे ऑथर का नाम, फिर कोमा, फिर एंड, फिर तीसरे ऑथर का नाम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ये तो तब होगा जब हमने 3 ऑथर्स को एक आर्टिकल में सिर्फ एक बार ही साइट करना है। लेकिन अगर हमने उसी आर्टिकल में इन 3 ऑथर्स को दूसरी बार साइट करना है तो दूसरी बार हम सिर्फ फर्स्ट ऑथर का नाम लिखेंगे, उसके बाद एट ऑल, फिर फुल स्टॉप और उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन।
फिर उसके बाद ब्रैकेट। एक चीज मैं अगेन क्लियर कर दूं कि अगर ये साइटेशन हम किसी भी सेंटेंस के लास्ट पर लिखेंगे तब उसके बाद हम फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। अब यहाँ एक और एग्जांपल लेंगे कि जर्नल आर्टिकल्स के लास्ट पर रेफरेंसेस कैसे देते हैं। इसके लिए हम फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम लिखेंगे और सेकंड ऑथर का फुल नेम लिखेंगे, उसके बाद थर्ड ऑथर का नाम लिखेंगे, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे, फिर आर्टिकल का टाइटल लिखेंगे, फिर उसके बाद उस जर्नल का नाम लिखेंगे इटैलिसाइज्ड में, उसके बाद वॉल्यूम लिखेंगे उस स्पेसिफिक जर्नल का, फिर इशू नंबर लिखेंगे और उसके बाद पेज नंबर लिखेंगे उस आर्टिकल के। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे प्रोसेस में आपने फुल स्टॉप्स, कॉमास और पंक्चुएशंस को इंतहाई एहतियात से डील करना है और ये सारी पंक्चुएशंस जो हैं ये वैरी करेंगी डिफरेंट आर्टिकल्स के वेज ऑफ साइटेशन के मुताबिक। जब भी आप कोई आर्टिकल किसी जर्नल में पब्लिकेशन के लिए सेंड करेंगे तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ही आप साइटेशंस और रेफरेंसेस देंगे। आप जब भी कोई पब्लिश्ड आर्टिकल देखेंगे तो उसमें सबसे ऊपर वाले पोर्शन में आपको एब्स्ट्रैक्ट नजर आएगा। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट समरी होती है पूरे आर्टिकल की, जो उस आर्टिकल में यूज हुए रिसर्च डिजाइन, मेथड्स, डाटा एनालिसिस और कंक्लूजन को ब्रीफली एक्सप्लेन करता है। इसीलिए किसी भी आर्टिकल के बारे में ब्रीफली अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले उसके एब्स्ट्रैक्ट को ही पढ़ा जाता है ताकि ये जाना जाए कि ये आर्टिकल किस चीज से डील कर रहा है। इसके अलावा लिटरेचर रिव्यू के लिए हम बुक्स पर भी रिलाय करते हैं। ऑफ कोर्स अगेन आई वुड से कि बुक्स पर रिलाय करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये बुक लिखने के पीछे ऑथर का मोटिव क्या था। इसके अलावा डिसर्टेशंस या थीसिस भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स हो सकते हैं नॉलेज को गेन करने का, अगर वो डिसर्टेशंस जो हैं वो हाई क्वालिटी के हों, जो कि हाईली स्किल्ड एमफिल या पीएचडी स्कॉलर्स ने लिखे हों। इसके अलावा हम गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स पर भी रिलाय करते हैं लिटरेचर रिव्यू के लिए, क्योंकि गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स हमें बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो कि दूसरे तरीके से हम नहीं जान सकते, जैसा कि किसी स्पेसिफिक ईयर में किसी स्पेसिफिक सिटी की पॉपुलेशन कितनी रही, या फिर कितने लोग कोई स्पेसिफिक प्लान या पॉलिसी से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा पॉलिसी रिपोर्ट्स भी हमें किसी भी स्पेसिफिक सोशल इशू या टॉपिक के मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। अगेन द कंडीशन इज कि वो रिपोर्ट्स जो हैं वो बाइस्ड या अनप्रोफेशनल ना हो। इसके अलावा प्रेजेंटेड पेपर्स यानी कि डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट किए गए पेपर्स जो कि हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग प्रेजेंट करते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है लिटरेचर रिव्यू का। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पब्लिकेशंस की, जिनमें सबसे पहले पीयर रिव्यूड स्कॉलरली जर्नल्स हैं जो कि बहुत से प्रोफेशनल रिसर्चर्स लिखते हैं और ये हाईएस्ट क्वालिटी के होते हैं और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल होते हैं और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जार्गन्स यूज़ करते हैं और इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होना ही चाहिए। दूसरे नंबर पर है सेमी स्कॉलरली प्रोफेशनल पब्लिकेशंस। ये पब्लिकेशंस प्रोफेसर्स और डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स या पॉलिटिशियंस वगैरह लिखते हैं, जो कि जनरली एक्यूरेट होती हैं और आसान होती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ये फुल एक्सप्लेनेशंस को लैक करती हैं और ये डिस्कशंस वगैरह या ओपिनियन बेस्ड होती हैं। उसके बाद बात करेंगे न्यूज़ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर की, जो कि अगेन जर्नलिस्ट्स लिखते हैं। इनको आसानी से पढ़ा जा सकता है और आसानी से ये मिल भी जाते हैं, लेकिन ये जो है ये डिस्टॉर्टेड होते हैं और वन साइडेड व्यूज पेश करते हैं मीडिया के, जो कि मीडिया अपने बेनिफिट्स के लिए पब्लिक को दिखाता है। उसके बाद है सीरियस ओपिनियन मैगजीन्स, जो कि प्रोफेसर्स, पॉलिसी मेकर या पॉलिटिशियंस लिखते हैं। आल्दो ये केयरफुली रिटन होते हैं और रीजनिंग पर बेस करते हैं, लेकिन ये वैल्यू ओरिएंटेड होते हैं और बहुत ज्यादा वैल्यू लिडन होते हैं। एंड द लास्ट इज पॉपुलर मैगजीन्स फॉर द पब्लिक। इनको डिफरेंट जर्नलिस्ट्स या कोई भी राइटर लिख सकता है और ये एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं और इजी टू रीड होते हैं, लेकिन अमूमन ये इनकम्प्लीट होते हैं और इनएक्यूरेट होते हैं। इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं हम लिटरेचर रिव्यू के लिए सबसे ज़्यादा पीयर रिव्यूड स्कॉलरली जर्नल्स पर रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल और प्रोफेशनल होते हैं और हाईएस्ट क्वालिटी के होते हैं, लेकिन इनको समझने के लिए हमारे पास कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा और रिफाइन करना होगा अपना रिसर्च टॉपिक, यानी कि हमें अपने रिसर्च टॉपिक की कंसेप्चुअलाइजेशन करनी होगी और उसके बाद उसे नैरो डाउन करना होगा, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि उस स्पेसिफिक फील्ड में क्या क्या काम पहले से हो चुका है। अगर हम इसे रिफाइन या नैरो डाउन नहीं करेंगे तो हमारी स्टडी जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और हम मिक्स कर सकते हैं बहुत ज़्यादा स्टडीज़ को जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। दूसरे नंबर पर हमें डिज़ाइन करना होगा अपनी स्टडी को, यानी कि ये जानना होगा कि हम
किस चीज से मुतल्लिक स्टडी कर रहे हैं, हम उस पर कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम किन किन चीजों को देखना चाहते हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स हम इंक्लूड करेंगे, हमारा रिसर्च डिजाइन क्या होगा, हम किन किन जगहों को या किन किन सैंपल को विजिट करेंगे, इन सब चीजों को हम डिफाइन करेंगे दूसरे स्टेप में। तीसरे नंबर पर है लोकेट रिसर्च रिपोर्ट्स। इसमें हम मल्टीपल सर्च स्ट्रेटजीज को यूज करेंगे डिफरेंट वेज से इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, लिटरेचर रिव्यू के लिए गूगल या इंटरनेट पर रिलाय करेंगे तो उसके बहुत सी लिमिटेशंस होंगी। हो सकता है कि बहुत से ऑथेंटिक और बहुत से इंपॉर्टेंट जर्नल्स जो हैं या आर्टिकल्स जो हैं वो आपको इंटरनेट पर मिले ही ना। इसीलिए हमें डिफरेंट जर्नल्स के आर्टिकल्स, बुक्स, डिसर्टेशंस, गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसी रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेड पेपर्स पर भी रिलाय करना होगा, या इनमें से मैक्सिमम पर रिलाय करना होगा फुल पिक्चर और ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि हम एक रिसर्च आर्टिकल को कैसे एवेल्युएट करें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसका टाइटल एग्जामिन करना होगा। एक अच्छा टाइटल जो होता है वो रिसर्च की नेचर को डिस्क्राइब करता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स को डिस्क्राइब नहीं करता। ऐसा नहीं है कि रिसर्च के टाइटल में ही आपको बता दिया जाता है कि हाँ जी ये फलां रिजल्ट्स हम कंक्लूड करने वाले हैं। इसके अलावा टाइटल आपसे हाँ या ना में जवाब नहीं मांगेगा किसी भी सोशल फिनोमिनन से मुतल्लिक, और डिस्क्राइब करेगा अपने टॉपिक को ब्रीफली। हो सकता है टाइटल दो मेजर वेरिएबल्स की बात करे और आपकी सेटिंग की बात करे जहां आप रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की, कि एब्स्ट्रैक्ट को कैसे एवेल्युएट करना है। एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को समराइज करता है और स्टडी का पर्पस बताता है, उसके मेथड्स के बारे में आइडेंटिफाई करता है और उसकी मेजर फाइंडिंग्स को हाईलाइट करता है। उसके बाद बात करते हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन की। इंट्रोडक्शन सेक्शन के 3 पर्पस होते हैं। सबसे पहले ये ब्रॉड टॉपिक से शुरू होता है और स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करता है। उसके बाद जो है ये रिसर्च क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस को बताता है कि कैसे इससे नॉलेज एक्सपैंड हो सकता है, पास्ट की स्टडी से कैसे लिंक करता है, या कैसे कोई स्पेसिफिक अप्लाइड कंसर्न को डील कर रहा है। उसके बाद ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को आउटलाइन करता है, ये डिफाइन करता है मेजर कॉन्सेप्ट्स को जो रिसर्च में पाए जाते हैं। कुछ आर्टिकल्स में इंट्रोडक्शन जो होता है वो ब्लेंड होता है कॉन्टेक्सचुअल लिटरेचर रिव्यू से, और कुछ आर्टिकल्स में इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू के 2 अलग सेक्शंस होते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ टू टेक नोट्स। हर शख्स के अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। कुछ लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जैसे कि वर्ड्स हो गया, और कुछ लोग जो हैं वो हार्डवेयर्स पर रिलाय करते हैं, यानी कि कॉपीज पर रिलाय करते हैं, पेन पेंसिल पर रिलाय करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन आप इन दोनों चीजों पर रिलाय कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू रिकॉर्ड। तो यहाँ ऑथर बात कर रहा है कि बजाय इसके कि आप बहुत ही स्पेसिफिक या बहुत ही कम चीजों को रिकॉर्ड करो, आप ज्यादा रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि कम रिकॉर्ड करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन ज्यादा रिकॉर्ड करना कभी भी आपके लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता। आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, और अगर आपको वो इररेलेवेंट लगेगा तो एट द वेरी लास्ट स्टेज आप उसको जो है वो खत्म कर सकते हो, एरेज कर सकते हो। उसके बाद आप नोट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि उनको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, या डिफरेंट ऑथर्स की स्टडीज को अलग-अलग डिवाइड कर सकते हैं, और कैसे आप मर्ज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो सारी इंफॉर्मेशन को। उसके बाद है प्लानिंग एंड राइटिंग द रिव्यू। ऑफ कोर्स जो रिव्यू है वो क्लियरली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रखता हो, उसमें एक इंट्रोडक्शन हो, कंक्लूजन हो, और वो सब चीजें जो है वो आपस में एक कनेक्शन रखती हूँ, एक स्टोरी टेलिंग वाला सीन हो। ऐसे ना हो कि ए पैराग्राफ है वो बी पैराग्राफ से बिल्कुल इररेलेवेंट हो, या उनके दरमियान आपस में एक कनेक्शन बने ही ना, एक फ्लुएंसी ही ना हो। उनके दरमियान एक ट्रांजिशन होना चाहिए, उनके दरमियान एक कनेक्शन होना चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए। उसके बाद ऑथर बताता है कि एक सही लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखा जाता है और एक गलत लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखा जाता है। तो वो बात करता है गलत तरीका लिटरेचर रिव्यू को लिखने का ये है कि हम डिफरेंट सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स को जो है उसकी समरी को हम बता देते हैं और उसके पर्पस को बताने में फेल हो जाते हैं। मतलब ये कि अगर हमने 4 आर्टिकल्स पढ़े हैं तो उन चारों आर्टिकल्स की समरीज को हम जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये हो गया रॉन्ग वे टू राइट लिटरेचर रिव्यू। जबकि करेक्ट वे टू राइट लिटरेचर रिव्यू इज कि आप उसको सिंथेसाइज करें, आप ऑर्गेनाइज करें जो भी कॉमन फाइंडिंग्स हैं। उसके बाद आप जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं उनको सबसे पहले बताएं,
उनका लॉजिकल लिंक बताएं आप कि कैसे वो लॉजिकली लिंक्ड हैं। उसके बाद आप बताएं कि उनमें अगर कोई लॉजिकल फैलेसीज पाई जाती हैं तो वो कौन सी हैं, उनकी कौन सी वीकनेसेस हैं, उनमें कहां पर गैप है, कहां पर डिफरेंट डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं और उनके कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और कौन से नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। इन सब चीजों को आपने एक लॉजिकल और कोहेरेंट वे में डिस्क्राइब करना है, तब आपका लिटरेचर रिव्यू जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर ऑथर एग्जांपल देता है कि आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो लिटरेचर रिव्यू को। तो आप उसके लिए नोट कार्ड्स बना सकते हैं, यानी कि कंटेंट फाइल क्रिएट कर सकते हो जिसमें सबसे पहले आप उस टॉपिक का नाम लिख सकते हो जो आर्टिकल आपने पढ़ा या उससे रिलेटेड डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े, उनकी मेजर वेरिएबल्स के नाम लिख सकते हो, उसके बाद ऑथर्स के नाम लिख सकते हो और उनका कॉन्टेक्सचुअल बैकग्राउंड लिख सकते हो, उनके हाइपोथेसिस को अलग से लिख सकते हो, फिर मेथड्स को लिख सकते हो, फाइंडिंग्स को लिख सकते हो और इस तरह एक कार्ड बना सकते हो आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी स्पेसिफिक टॉपिक से मुताल्लिक या कोई स्पेसिफिक वेरिएबल से मुताल्लिक। उसके बाद ऑथर बात करता है कि कैसे सोशल रिसर्च के लिए हम इंटरनेट को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इंटरनेट को यूटिलाइज करने के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कि इंटरनेट एक इजी और फास्ट वे है इंफॉर्मेशन को गेन करने का। इसके अलावा ये एक सस्ता जरिया भी है इंफॉर्मेशन तक रीच करने का। दूसरे नंबर पर जो इंटरनेट है ये बहुत से आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देता है जिससे आप एडिशनल नॉलेज गेन कर सकते हो अपने उसी स्पेसिफिक कंसर्न्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मुतालिक। इसके बाद इंटरनेट की इंफॉर्मेशन जो है ये वर्ल्ड वाइड फैली हुई है और ये इंफॉर्मेशन सबके लिए बेनिफिशियल है और सब इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि हम थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं डिफरेंट पीपल से मुतालिक, उनकी व्यू ऑफ लाइफ से मुतालिक। इसके अलावा इंटरनेट आपको डिफरेंट सोर्सेज से मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिनमें से काफी इंटरेस्टिंग सोर्स हैं और डायनामिक हैं। तो ये एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि ये लेटेस्ट और डायनामिक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम इसके कॉन्स या नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसमें क्वालिटी जो है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, कोई भी कुछ भी इंटरनेट पर डाल सकता है। उसके बाद बहुत से अच्छे और क्रिटिकल सोर्सेज जो हैं वो इंटरनेट पर आपको मिलेंगे ही नहीं। थर्ड नंबर पर इंटरनेट से डिफरेंट इंफॉर्मेशन को फाइंड करना अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग चीज है और बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद इंटरनेट जो है ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपकी साइटेशन के लिए, क्योंकि आप जो इंटरनेट के सोर्सेज यूज कर रहे हो जब आप उसको साइट करोगे तो हो सकता है कि जिस वेबसाइट का सोर्स आप साइट कर रहे हो आज, कल वो वेबसाइट ही मौजूद ना हो। तो इस तरह डिफरेंट साइट्स पर रिलाई करने से पहले हमें ये देखना होता है कि आया कि वो साइट रिलायबल है, स्टेबल है या नहीं।